को देखते हैं। हमारी मुराद है मोहतरमा सैयद जरीन जो इस वक्त हमसे रूबरू होंगी और इस पर एक गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम जी, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल है कि हम देख रहे हैं कि जो हालात हैं यकीनन बहुत नासाजगार हालात हैं और इस हालात में सरकार के साथ खड़े होना हर एक इंसान और हर एक सिटीजन का भी दायित्व है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सरकार की तरफ उंगली उठाती हैं। आपका इसमें क्या नजरिया है? देखिए, अगर हम पूरा प्रोसेस देखें, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज 31 मई है और आज भी लॉकडाउन बढ़ने का हो रहा है कि हम लॉकडाउन 4 से लॉकडाउन 5 की तरफ अब हम शायद जाएंगे, कुछ राहतें भी मिलेंगी। लेकिन मैं जो इसमें तारीफ करना चाहूँगी वो हमारे देश की जो आवाम है उसकी करना चाहूँगी कि बहुत शिद्दत से जब अचानक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब एकदम से उन्होंने ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन होगा और एक बहुत ही सुपर लॉकडाउन कर दिया गया जिसमें हर चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दिया गया। तकरीबन जिंदगी को, जो हमारी एक तर्जे जिंदगी थी, उसको पूरा रोक दिया गया और उसके बाद उन्होंने हर चीज़ फेल हो गई थी। जहाँ पर जाकर हम कहते हैं कि पूरी जिंदगी जो थी वो फेल हो गई, रुक गई, थम गई। मैं अपने देश की आवाम का दिल से शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने जो है पूरी शिद्दत से हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात को जो है माना और सबने मिल करके पूरे एक जोश और खरोश से जो है वो इस लॉकडाउन का पालन करा। अच्छा, हमारे देश की 73% जो आबादी है वो गांव में बसती है। हमारे देश की 73% जो आबादी है वो गरीब तबके से आती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बार बार कहूँगी कि देखिए, हमको एक लंबा टाइम पीरियड मिला, चाहे वो हमारे देश की सरकार हो, केंद्र हो, चाहे वो संघीय ढांचा हो हमारे देश का, तो सबको एक लंबा वक्फा मिला चीज़ों को प्रॉपर करने का, चीज़ों को मैनेज करने का। जिस तरीके से अचानक शराब की दुकानें खोल दी गई, भीड़ उमड़ आई, जिस तरीके से जो हमारे देश के जो मजदूर हैं उनको लाने का हुआ, जो बसेस थे, जो स्टेशन थे, वहां पर उनकी भीड़ इकट्ठा हुई, जिस तरीके से जमावड़ा हुआ। जब से 500 आपके मरीज थे तब आपने इतना आपने लॉकडाउन कर दिया, सुपर कर्फ्यू लगा दिया। अब जब देश में लाखों की तादाद हो गई तब आप जो है वो कभी आप शराब की दुकानें खोले दे रहे हैं, कभी आप माइग्रेन जो मजदूर हैं उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, कभी जो ट्रेन हैं वो गोरखपुर के बदले उड़ीसा चली जा रही हैं, जो 50 घंटे का सफर है वो 90 घंटे में पूरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, देश के अब ये हालात आ गए हैं कि 99% जनता जो है वो देश की जो है परेशान है, वो बौखलाई हुई है, वो समझ नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। जब हम देश की जनता होकर के उनका साथ दे सकते हैं इस लॉकडाउन में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नेतागण है उनका भी ये एक जिम्मेदारी है कि पूरे प्रॉपर तरीके से एक स्केड्यूल बनाए, पूरा एक एजेंडा सेट करें कि क्या क्या चीजें मुहैया होनी चाहिए, जो हमारी आम जरूरतें हैं, जो हमारे डेली वेंडर्स हैं, वो हम तक पहुंचने चाहिए। ये क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? कैसे आप देखती हैं कि सरकार पैकेज डिक्लेयर करती है 20 लाख करोड़, देखने में बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि ये जो पैसा है ये उन लोगों तक पहुंचेगा जो रूट कॉज है, जो वाकई भारत के निर्माता कहे जाते हैं, उन तक पहुंचेगा? देखिए, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। हम लोग जमीनी लेवल पे काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े फंड्स आते हैं, सरकार अनाउंस करती है कि मिला, क्या सच में मिल पाता है? क्या सच में जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं आती है वो आम जनता तक पहुंच पाती हैं? मैं जहां तक जान रही हूँ लोगों तक नहीं। कितने लोग तो ऐसे जिनके अभी राशन कार्ड ही नहीं बने, कितने ऐसे जिनके आधार कार्ड ही नहीं बने। तो मुख्यमंत्री ने, जब यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान करा था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी मुफ्त में राशन मिलेगा, लेकिन जहां तक मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरे पास लोगों के फोन आए कि उनको जो वहां के सभासद है वो राशन नहीं पहुंचा रहे, मैंने बात भी करी वहां पर, तो उसने बताया नहीं, ऐसी हमारे पास तो कोई योजना नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने कहा, अरे कल मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान करा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और कोई गरीब है तो आप उसको एक पर्ची काट करके दे दीजिए, उसको राशन जो महीने का आप उसको दे दिए। तो उनका ये कहना था कि नहीं साहब, हमारे पास तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और अगर ना हो रहा होता तो इस तरीके की दिक्कतें ना होती। सड़कों पे मजदूर मर रहा है, सड़कों पे औरतें मर रही हैं, कोई शुगर पेशेंट है, कोई किस तरीके से बीमार है, क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए गए, आप उनके हालात देखिए जाकर। मैं गई हूँ, मैं पर्सनली जाकर के मैंने देखा है। वो मरीज हैं, मरीज के परिवार के हैं, कोई डकैत नहीं है,
कोई उन्होंने क्राइम करके वो उस क्वारंटीन सेंटर में नहीं गए, हालात के मारे हैं, मरीज के परिवारों को आपने क्वारंटीन करा। क्या उन तक सही खाना पहुंच पा रहा है? क्या उन तक सफाई की व्यवस्थाएं जा रही हैं? और मैं सैल्यूट करूंगी जो हमारे जो देश के जो योद्धा हैं, जो कोरोना योद्धा है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा है। अब कहीं ना कहीं देखिए गलती तो हो ही जाती है, लेकिन पुलिस का बहुत अच्छा काम रहा। मैंने जब यहाँ पर 100% लॉकडाउन था, मैं निकलती थी, मैं जाती थी, मैं लोगों तक जब मदद पहुंचाती थी, तो मैंने देखा कि पुलिस अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से एक जिम्मेदारी से कर रही है। रातों दिन पुलिस, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, वो बैठी रही। जो हमारे कर्मी होता, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल्स जो डॉक्टर्स हैं, सबने अपना काम, जो सफाई कर्मचारी हैं, सबने अपना निभाया। कहीं ना कहीं फिर भी जो हमारे गवर्नमेंट तबका है, जो हमारा जो सरकारी तबका है, उनको मैनेज करने में मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत आ रही है। जी, कैसे देखती हैं कि उन लोगों को कि जब भी माइग्रेंट लेबर्स की बात होती है, यकीनन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो सरकार के जरिए या बैंकों से लोन लेने के बाद ग्रेजुएशन, अपनी प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रहे हैं, अब उसकी ईएमआई देना है और जॉब है नहीं, तो इस तरीके को आप कैसे देखती हैं? कैसे आप सरकार की तरफ एक प्लान के तौर पर अपने एक मैसेज को पहुंचाएं? मैं ईद के दिन मैं निकली, मैंने सोचा कि चलो ईद का दिन कैसे करें भाई, ईद तो मनाई नहीं जब नमाजी नहीं मस्जिदों में हुई। तो अब खैर फिलहाल होता है ऐसा जिंदगी के, ये मैं बार बार कहूंगी कि जिंदगी का नाम ही बदलाव है। कभी हमने कोई और जिंदगी देखी थी, इस बार ईद जो है हमें बदली भी मिली। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो मैं निकल कर गई, मैंने लोगों से पूछा कि आपको क्या दिक्कतें हैं। मैंने कहा मैं भी पूछूं जा करके एज अ सामाजिक कार्यकर्ता। तो मुझे जो आपने ये क्वेश्चन करा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने लोन्स लिए थे वो कैसे ही, जब उनके पास जॉब्स नहीं, भाई वो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते थे। प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ आदेश दे दिया कि भाई जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो अपने जो आपके यहाँ जो वर्कर्स थे, उनको जो आपके यहाँ काम कर रहे थे, उनको आप दीजिए। लेकिन कितनों ने दिया? क्या कोई इसकी लिस्ट है? क्या कोई इसकी कमेटी गठित करी गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात नहीं कर रही, प्राइवेट सेक्टर में जितना भी आदमी काम कर रहा था उसको अचानक निकाल दिया गया। सिर्फ आपके कह देने से लोग थाली बजा लेंगे, सिर्फ आपके कह देने से लोग दिए जला लेंगे प्रधानमंत्री के, सिर्फ आपके कह देने से लोग पटाखे जगा लेंगे। जो आपने नहीं कहा वो भी उन्होंने कर दिया। लेकिन क्या आपके कह देने से लोगों ने अपने जो उनके प्राइवेट सेक्टर्स में जो कंपनियां चल रही थी, क्या उनके जो लोग काम कर रहे थे, क्या उन तक तनख्वाह पहुंचाई गई? ये मेरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जी से। आपके भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपकी भक्त हूँ भाई, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मैं दिल से इज्जत करती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने थाली पीटी, जिन लोगों ने दिया, जिन्होंने दिवाली मना ली, जब पूरी दुनिया में हाहाकार कोरोना का मचा है, लाशों के ढेर अमेरिका में कहाँ लगे, तब हमारे देश ने जो दिवाली मना ली उस दिन बैठ करके। तो क्या प्रधानमंत्री की बात पे किसी ने ये बात मानी कि उनकी बात से बढ़ करके आप अपने जो आपके प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे, आप बुलाकर उन तक राशन पहुंचाते? तब मैं मानती कि आपने प्रधानमंत्री की बात का वाकई में सम्मान करा। सरकार ने बहुत सारी अनाउंस किए हैं, अनाउंसमेंट और घोषणाएं की हैं, 20 लाख करोड़, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजों को, जैसे मैं आपको गिनाऊं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है, या इस तरीके से, या उन बच्चों के लिए जब ये स्कूल अगर खुलेंगे तो वो फीस जो बच्चों से बगैर पढ़ाई की ली जाती है, ये आप इससे बारे में आप क्या मैं क्या कहूंगी, लोगों की समस्या ही यही है। अगर आप जाकर के जो नेता वोट मांगते थे, क्या वो इस वक्त जाकर लोगों से पूछ रहे हैं आपकी समस्या क्या है? लोग निकल आते हैं। देखिए अब हमारा देश आर्थिक व्यवस्था की ऐसी कगार पर आ गया है कि अब अगर लोग नहीं, समाज के बुद्धिजीवी खड़े होंगे तो हमारा देश बहुत नीचे चला जाएगा। तो अब अपने जमीर को जगाने की जरूरत है, और जो जमीनी स्तर पर जो मजबूत, जो हमारे देश की जो कहते हैं मूलभूत समस्याएं हैं, उन पे बात करने की जरूरत और उन पे काम करने। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गया भारत पाकिस्तान। अब हमें अपने देश की जो जनता है, जो सच में जो उनकी मूलभूत समस्या है, अब हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। अब हमें ये फालतू की चीजों से बचना पड़ेगा जो मीडिया फैला रही है। उनसे मैं हाथ जोड़ कर कहूंगी कि अब हमारे देश का जो गरीब, मैं अभी कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि एक मजदूर लेडी थी कोई, वो प्लेटफॉर्म पे उसकी लाश पड़ी थी और उसका बच्चा
जो एक नवजात बच्चा था, वो उसकी लाश से बार बार चादर हटा के खेल रहा था। उसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ गुजर चुकी है। तो देश के जब हालात यहाँ पे पहुंच जाएं तो हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? और अगर हम इस अभी भी अपनी आंख ना खोलें और हमारे दिल में दर्द ना हो तो यानी कि फिर हम इंसान नहीं, हमारा जमीन मर चुका है। और अगर हमारे देश की विशेषता क्या थी, हमारे देश की संस्कृति क्या थी, हमारे देश के दिलों में लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी, हर मजहब के लिए मोहब्बत थी। अगर ये मोहब्बत खत्म हो जाए, अगर अमीर अमीर बनता जाए और गरीब गरीब बनता चला जाए, तो फिर देश किस तरफ जा रहा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और बेबाकी से बात की। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अपना जो, और आपके बारे में कि आपने जो भी इस लॉकडाउन में लोगों तक अशिया फराहम किए, उसका भी हम हमारे अपने चैनल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना मोहतरमा सैयद ज़रीन साहिबा को के बेबाकी से अपनी उस बात को रखा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके की ज़रूरत है और इसी एनर्जेटिक लेवल को हाई लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि सिर्फ बातें ज़बानी जमा खर्च ना हो, बल्कि ग्राउंड रियलिटी को हम देखें और लोगों तक अपनी मदद पहुंचाएं। और यही इंसानियत है, यही इंसानियत का फरीज़ा भी है। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि किसी और शख्सियत से किसी अहम मौजू पर फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप देखते रहिए लिमरा न्यूज, और आपसे फिर एक गुजारिश, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक अपने वीडियो शेयर करें, ताकि आपको सच्ची पत्रकारिता और एक फ्रूटफुल डिस्कशन आप तक पहुंचते रहे।